हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम अपलोड करते हैं ऐसे के ऊपर वीडियो। लास्ट संडे जब हमने कोर्स लॉन्च किया था, मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था कि बेसिकली ऐसे क्या होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप आपका ऐसे ऑसम कैसे बना सकते हो, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो, ऐसे को कैसे पैराग्राफ्स में लिखोगे, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, कुछ थोड़े एग्जांपल्स, ऐसे में अपना पर्सनल मार्क कैसे रखते हैं। प्लस मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें आपको ऐसे लिखते समय करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज हम देखेंगे कि एक 1000 to 1200 वर्ड्स के ऐसे को हम 150 वर्ड के पैसेजेस में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिकली अपना ऐसे मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, तो ऐसे को मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच रहेगा, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। दूसरी चीज, आज की वीडियो को हम देखने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों देखेंगे, ताकि आपको पेपर का पैटर्न का अंदाजा आएगा कि 8 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। सेक्शन ए में 4 टॉपिक, सेक्शन बी में 4 टॉपिक, किन्हीं भी 4 टॉपिक में से एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। सो इन टोटल 8 टॉपिक से 2 टॉपिक पे आप ऐसे लिखोगे। 1000 to 1200 वर्ड्स पर ऐसे 125 मार्क्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कीवर्ड्स अप्रोच, कि किसी भी ऐसे को कैसे हमको अप्रोच करना है, क्या क्या कीवर्ड्स को हमको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बताया था कि आपका ऐसे सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो वो अप्रोच क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इन दो अप्रोचेस को अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उन्हीं के ऊपर इन अप्रोचेस को थोड़ा डिटेल में बताया। सो थोड़ा रिकैप हो जाएगा। प्लस आज थोड़े और कुछ नए टिप्स, और हम टाइप्स ऑफ एसेज देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसे से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आप देखोगे कुछ टॉपिक साइंस के बेस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या कुछ एसेस काफी फिलोसॉफिकल है। तो आपको समझ में आएगा कि एसेस आइदर थोड़े क्रिटिकल होते हैं या थोड़े आर्ग्यूमेंटल होते हैं, उसके ऊपर आप कुछ कमेंट कर सकते हो। तो इन एसेस को आप कैसे अप्रोच करोगे वो आज हम क्लास में देखेंगे। और आज के क्लास के बाद आपको क्या होमवर्क रहेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो लास्ट वीक का वीडियो था वीडियो 1 और आज का ये वीडियो 2, ये थोड़े जनरल वीडियोस हो गए। अगले हफ्ते से आई विल स्टार्ट विथ टॉपिक बेस्ड वीडियो, जैसे वुमेन सेंट्रिक वीडियोस, पॉलिटी बेस्ड एसेस। ठीक है, इसका रीजन ये है कि आज के वीडियो के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगी कि ऐसे के पेपर में आपको लिखना क्या है। तो फिर अगले हफ्ते से विल स्टार्ट विद टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं हर हफ्ते के पहले आपको बता दूंगी अगले हफ्ते का टॉपिक क्या रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, बाद में के सारे जो वीडियोस आएंगे ऐसे के कोर्स में वो टॉपिक बेस्ड होंगे। तो अगर सपोज मैंने बताया वुमेन सेंट्रिक ऐसे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कौन कौन से साल में अगर कोई क्वेश्चन वुमेन सेंट्रिक आ गया तो वो हम वहां पे डिटेल में कवर अप करेंगे। इसके लिए आज की वीडियो में भले ही मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो एक ऊपर ऊपर से आइडिया ले लेते हैं। अगर 2013 का आप देख रहे हो वीडियो, तो पहले तो टॉपिक जो है क्वेश्चंस के, पहला है बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, गांधी जी ने कहा था। दूसरा है इस कॉलोनियल मेंटेलिटी हिंडरिंग इंडिया सक्सेस। ये क्वेश्चन इसके लिए आया था क्योंकि 2014 में देखो इलेक्शंस थे, तो मोदी जी का 2013 में जो कैंपेन चल रहा था अब की बार मोदी सरकार, तब कॉलोनियल मेंटेलिटी के ऊपर बहुत उस टाइम पे इलेक्शंस में यूज किया जा रहा था। तो इसके लिए उस टॉपिक के बेस पे वो क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज अगर आप देख रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसके लिए आपको कोई फैक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है, ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है। वेरेज आप थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक देख लो 2013 के क्वेश्चंस में, थर्ड टॉपिक जीडीपी जीडीएच के ऊपर आता है कि क्या जीडीपी और जीडीएच के बेसिस पे हम जज कर सकते कि कंट्री वेलबींग है कि नहीं। या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैनासिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। पैनासिया का मतलब होता है सोल्यूशन, रेमेडी। तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही देश का तरक्की या सिक्योरिटी का सोल्यूशन है। तो आप देख रहे हो थर्ड एंड फोर्थ जो टॉपिक है वो काफी फैक्चुअल बेस्ड है, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसे दो टाइप के आ सकते हैं, आइदर यू नो द थियोरी पार्ट अबाउट इट, या फिर आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2013 का था। आगे देखते हैं
2014 में ये जो अभी का पेपर पैटर्न है, पेपर को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर आप देखोगे सेक्शन ए में विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस एक थॉट प्रोवोकिंग ये आ गया। इज ग्रोइंग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन गुड फॉर यूथ, ये भी एक क्वेश्चन आ गया। आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस, वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज स्वॉर्ड। इन चार टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के आपको ऊपर ऐसे लिखना है। सेक्शन बी में अगर आप देखोगे, was it a policy paralysis और paralysis of implementation, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हुई अपनी कंट्री की, इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इस स्टिंग ऑपरेशन एंड इन्वेजन ऑन प्राइवेसी, आर्टिकल 21 से रिलेटेड वापस से किस पे आ गया, पॉलिटी के ऊपर आ गया। 50 गोल्ड्स इन स्पोर्ट्स, कैन दिस बी अ रियलिटी फॉर इंडिया, वापस ये एनवायरमेंट इंडिया के ऊपर आ गया। फिर टूरिज्म, कैन दिस बी द नेक्स्ट थिंग फॉर इंडिया, वापस इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर आ गया। तो आप देख रहे हो कि सेक्शन ए यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है काफी जनरल टॉपिक्स दिए गए और सेक्शन बी में फैक्चुअल टॉपिक दिए हुए। तो आप इस आइडिया को ट्रेंड मत समझ लेना यूपीएससी की, क्योंकि यूपीएससी अगर आप धीरे धीरे आगे चलते जाओगे, इट इज बिकमिंग मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। अभी आपको क्या दिख रहा है कि सेक्शन ए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, सेक्शन बी फैक्चुअल क्वेश्चंस। बाद में आप देखोगे 2018 के पेपर में अगर आप देखते हो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों सेक्शंस में आपको साइंस बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस, थॉट बेस्ड क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि सपोज 2014 तक क्या प्रॉब्लम होता था कि अगर बच्चा थॉट प्रोवोकिंग या फिलोसॉफिकल एसेस बहुत अच्छे से लिख सकता है और उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो सेक्शन ए में तो अच्छे मार्क्स निकाल लेगा, सेक्शन बी में उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसके लिए आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों टाइप में आपको मिक्स टाइप के एसेस मिलेंगे। तो अगर बच्चा फैक्चुअल थियरी में ज्यादा अच्छा है तो वो सेक्शन ए में से कोई फैक्चुअल टॉपिक उठा ले, सेक्शन बी में से टॉपिक उठा ले। तो डोंट वरी, आपको ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक आएगा ये तो हमें पता नहीं, इस चीज की ये नहीं करनी। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे और जब आप एसेस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ कौन से टाइप के एसेस में ज्यादा है। ठीक है, 2015 में आप देख रहे हो, लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। डोल का मतलब होता है खैरात में देना, किसी को जाके मदद करो रैंडम रादर देन गिविंग हिम समथिंग डायरेक्टली इन फ्री। जैसे ऐसे होता है ना कि किसी को फिश पकड़ के देने से अच्छा उसको फिशिंग करना सिखाओ। ठीक है, तो ये देखो एक फिलोसॉफिकल ऐसे हो गया। क्विक बट स्टेडी विंस द रेस, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन लीडर, सो लीडर को अपना कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए। Education without values is as useful as it is seems, rather to make a man more clever devil। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप किसी को एजुकेशन दोगे बिना वैल्यूज के, तो बस वो इंसान एक ज्यादा होशियार दानव बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, हिटलर के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, वहां पे कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जो पॉइजनस गैसेस उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रिलीज करते थे। So they were doctors, they had taken the education to save others' life, but without values। तो वो क्या कर रहे थे, लोगों की जान लेने में उसको यूज कर रहे थे। So you can use some stories, ऐसे स्टोरीज आप यूज कर सकते हो। तो सेक्शन ए आप देख रहे हो 2015 तक पूरा थॉट प्रोवोकिंग है। सेक्शन बी देखो, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, वापस इकोनॉमिक्स पे आ गया। अभी आप देख रहे हो आइदर द टॉपिक कम्स साइंस एंड बेस्ड, इकोनॉमिक्स, एथिक्स या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, वापस से डेवलपमेंट के ऊपर आ गया। कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी जब ऐसे टॉपिक्स आते, देखो ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, कि क्या कैपिटलिज्म इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ लाएगा। तो आप जब इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिख रहे हो तो आप कैसे कैसे डायमेंशंस कैसे यूज करोगे। आप देख सकते हो इकोनॉमिक ड्रीम्स, फिर आप देख सकते हो सोशल ड्रीम्स, फिर आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में हमने क्या ड्रीम सोचा था आजादी का, फिर आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल ड्रीम्स, सब जगह सारे रीजन्स डेवलप होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी का जो आपका जीएस का सिलेबस है, पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी, पेपर 3 में इको साइंस एंड टेक, ठीक है, और एक आप ले लो एथिक्स मॉरल्स। इन 5-6 टॉपिक में आपके डायमेंशंस ऐसे के कवर अप हो जाएंगे। तो 2015 के टॉपिक का थोड़ा अंदाजा आ रहा है आपको। फिलहाल टॉपिक याद नहीं कर रहे, हम बस ऊपर ऊपर से इन टॉपिक्स को देख रहे ताकि बाद में जब हम टॉपिक बेस्ड वीडियोस करेंगे तब हमको समझ में आएगा, अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कौन से साल में, फिर आप इस वीडियो पे आके उसको देख सकते हो।
2016 में आप देखोगे डेवलपमेंट का क्वेश्चन ऊपर आ गया, नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस स्पॉइल्स ब्रीड, तो ये देखो ये अभी आ गया एथिक्स के ऊपर। वाटर डिस्प्यूट्स पॉलिटिकल साइंस का है बट ये आ गया सेक्शन ए में। इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ गया सेक्शन ए। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि 2014 तक ट्रेंड क्या था कि सेक्शन ए में फैक्चुअल थियोरी बेस्ड थॉट थिंकिंग और सेक्शन बी में फैक्चुअल होने वाला था। यहाँ पे अभी उल्टा हो गया, यहाँ पे अभी मिक्स आ गया। नीचे वाले सेक्शन बी के पार्ट में देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वापस पॉलिटी के ऊपर एक, साइबर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, इकोनॉमिक्स, डिजिटल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हो सेक्शन ए में जो 1 एंड 4 है और सेक्शन बी में जो आप बोल रहे हो 3 एंड 4 है, वो सारे आप इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो या फिर आप 1 को पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर बच्चे को सपोज थॉट्स के बारे में इमेजिन करके नहीं लिख सकता बट उसका पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है या उसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, तो वो फिर भी दोनों सेक्शंस में ऐसे अच्छे से लिख सकता है। सो नाउअडेज ऐसे टॉपिक्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अभी देखिए 2017 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन फार्मिंग एग्रीकल्चर के ऊपर आया। एग्रीकल्चर आप देखते हो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। सेकेंड वन इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर आया। थर्ड वन डेस्टिनी ऑफ नेशन डेवलपमेंट, उसके ऊपर पॉलिटी। फोर्थ वन आप देख रहे हो नाम मूवमेंट पे आया, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये बेसिकली ना आईआर का टॉपिक है। आईआर का कोर्स भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। कितने बच्चों को आईआर का कोर्स बहुत ही जल्दी चाहिए? आपको ये मंथ के एंड से पहले अगर आईआर चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है। सेक्शन बी, जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक थॉट प्रोवोकिंग। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। अभी देखो ये वुमेन के ऊपर आ गया। तो अगले हफ्ते जब हम वुमेन सेंट्रिक एसेस करेंगे, आपको याद रखें, अच्छा 2017 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था वुमेन के ऊपर। फिर अगले हफ्ते का जब वुमेन का सेंट्रिक एसेस का कोर्स खत्म करेंगे तब आप आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉस बट कैनॉट रेसिस्ट नेचुरल लॉस। ठीक है, तो इसके लिए क्यों बोला गया है, कहाँ पे एग्जाम्पल देना। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज का जो अपना वीडियो है उस वीडियो में इस टॉपिक को लेके कैसे अप्रोच करोगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 2017 देख लिया। 18 में देख रहे क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आया। अ गुड लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। ठीक है, ये भी पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। अभी देखो पॉलिटी नहीं है तो आईआर के ऊपर क्वेश्चन। सेक्शन बी में देखो कस्टमरी मोरालिटी, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन। द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, डायमेंशन एंड वैल्यूज, वापस एथिक्स पेपर 4 है वो, उसमें से आता है क्वेश्चन। अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल लूजेस बोथ। ठीक है, अगर आप आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रिविलेजेस को ज्यादा अहमियत दोगे, आप दोनों लूज करोगे। ये क्यों बोला गया है इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। और इसमें आप कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी लिखते हो तो उससे ज्यादा पर्सनल मार्क आ जाता है, बट कुछ भी नहीं लिखना, इट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक। रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म्स इट। ठीक है, तो ये क्यों बोला गया, ये हम जब एक्चुअल टॉपिक्स कवर कब करेंगे ना तब इसमें से एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा, टेंशन मत लो। लास्ट ईयर का देखते हैं, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, इज इट सो, हाउ, प्रूव दिस पॉइंट। या फिर देखो वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। ठीक है, तो क्योंकि आजकल की ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी वैल्यूज के ऊपर नहीं है, ठीक है, हम उतना ये नहीं करें, तो एक्चुअली ह्यूमैनिटी क्या होनी चाहिए वो आप बताओगे। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ये सच बात है कि किसी इंडिविजुअल के लिए अगर कोई चीज अच्छी तो नॉट नेसेसरी पूरी सोसाइटी के लिए हो, बिकॉज इंडिविजुअल कैन टर्न आउट टू बी सेल्फिश। यू कैन इवन गिव द एग्जांपल ऑफ हिटलर। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, हाउ, एक्सप्लेन। ये देखो ये ना जनरल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस रहेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इन फिलोसॉफिकल एसेस के ऊपर कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट इन टॉपिक्स को हम पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव लिटिल प्रैक्टिस ऑफ ऐसे। तो ये जो है ना प्रोवर्ब्स के ऊपर या थॉट्स के ऊपर एसेस, इनको हम थोड़ा बाद में कवर अप करेंगे। हम पहले फैक्चुअल टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इसके लिए अगले हफ्ते मैंने वुमेन सेंट्रिक एसेस रखा हुआ है। फिर देखना साउथ एशियन सोसाइटीज आर नॉट वोवन अराउंड द स्टेट, वापस से आईआर के ऊपर आ गया।
international relations. Neglect of primary healthcare and education in India are the reason for its backwardness. ठीक है, ये देखो इंडिया में डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बायस्ड मीडिया, वापस मीडिया के ऊपर आ गया, इज अ थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी. ये बात सच है, इस बार भी आप देख रहे हो मीडिया किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रही है. ठीक है, so let's not go into that, but you also can see that how media is functioning in the country right now. राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोग अपने जॉब्स लूज करेंगे या लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग से. बट आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो अपने आप को नए स्किल्स अडॉप्ट कर पाएंगे या अपग्रेड कर पाएंगे? तो उसके ऊपर भी आपको पॉइंट रेस करना है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिए. नाउ लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, कला है. ऐसे का मतलब होता है बेसिकली अटेम्प्ट या कोशिश करना. आपको क्या करना है, कोई भी आपको एग्जाम में अगर टॉपिक दिया गया होगा तो उस टॉपिक पे लॉजिकली सोच के एक लॉजिकल अप्रोच से स्ट्रक्चर बनाना है प्रॉपर सीक्वेंस में. अगर वो चीज आप सक्सेसफुली कर पाते हो मतलब अपने ऐसे सक्सेसफुल लिखा. देखो यूपीएससी को भी पता है कि ये टॉपिक आपने अभी अभी देखा है, नया वाला टॉपिक है. यूपीएससी आपसे एकदम एकेडमिक पब्लिकेशंस में प्रिंट किए हुए एसेस की तरह एक्सपेक्ट नहीं करता. बट यूपीएससी ये देखना चाहता है कि जितना बच्चे ने लिखा है क्या वो लॉजिकल है, क्या वो रिलेवेंट टू टॉपिक है, क्या वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और क्या वो बात सच है, क्या इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है बच्चे का, क्या उसने यहाँ पे थोड़ा पर्सनल मार्क रखा है, हैज ही गिवन एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. बस उनको ये चाहिए. दे एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट सॉर्ट ऑफ हेवी फैंसी वर्ड्स यू आर यूजिंग इन द ऐसे. नहीं, वो बस आपकी सोच देखना चाहते हैं, आपका लॉजिक समझना चाहते हैं. जनरेटिंग पॉइंट्स फॉर एन एसे इज एन आर्ट. ठीक है, जीएस पेपर में कैसे होता है, अपने किताब में पढ़ी हुई चीजें, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई चीजें आप पढ़ते हो, लिख देते हो. ऐसे में क्या होता है, आप अपना लॉजिक उसमें डालते हो. ठीक है, सो देयर शुडंट बी एनी यूज ऑफ एनी टेक्निकल जार्गन्स और टू मच ऑफ डेटा, क्योंकि हमें रिपोर्ट नहीं बनानी. उससे अच्छा आपका अप्रोच काफी ज्यादा जनरल होना चाहिए और जितने ज्यादा डायमेंशंस आप कवर अप कर सकते हैं कवर अप करो, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ जो एस्पिरेंट पेपर लिख रहा है वो सारे एंगल्स से सोचता है, वो सिर्फ एक एंगल से सोच के काम नहीं करता, वो हर चीज के बारे में उसे नॉलेज है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशली ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कीवर्ड्स. देखो कीवर्ड्स अप्रोच मतलब कैसे होता है. सपोज आप अगर किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला अगर आपको कुछ बता रहा है, आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो आप कैसे उनके झगड़े के कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स को पकड़ के यू फाइंड दैट पर्सन इन अ फॉल्ट और आप टारगेट करते हो कि देखो तुमने ये बोला था, इसका मतलब तुम यहाँ पे गलत हो. तो यू बेसिकली नो कि किसी भी सेंटेंस में से कौन सा वर्ड पिकअप करना है, उसी को बोलते हैं कीवर्ड अप्रोच. तो अभी यहाँ पे हमें झगड़ा नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे से ऐसे को प्रेजेंट करना है. तो जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक में से सब पॉइंट्स को उठाओ और उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉपिक दिया है पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ में आप याद रखना वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी. तो इन टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन करके लिखोगे. अब इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, आगे देखते हैं. जनरेटिंग सब पॉइंट्स ऑन डिफरेंट डायमेंशंस. तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बोला जो भी आपको टॉपिक दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था डेवलपमेंट, तो आप हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारी चीजों के साथ उस कीवर्ड को लिंक करोगे और देखोगे इसमें से क्या क्या टॉपिक निकल रहा है, क्या क्या लॉजिक निकल रहा है. कोहेरेंसी का मतलब होता है लॉजिक. ठीक है, लॉजिकली रिलेट करना. तो आप लॉजिकली स्टोरीज रिलेट करोगे, लॉजिकली पॉइंट्स रिलेट करोगे. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हिस्ट्री और सोशल के अंदर के पॉइंट्स ओवरलैप करे या सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट्स ओवरलैप करे. इसका एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेन की पोजीशन इन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि पहले के जमाने में वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. ठीक है, इट वॉज अ वेरी, इट्स स्टिल अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट पहले के जमाने में वुमेन्स राइट्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ओनली. तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि औरतों के पहले राइट्स रिकॉग्नाइज ही नहीं किए जाते थे. बट ये टॉपिक सोशलिस्ट में भी आएगा कि पहले हमारे पास जेंडर इक्वालिटी नहीं था. तो आप देख रहे हो हिस्टोरिकल और सोशल पॉइंट्स कभी कभी ओवरलैप करते हैं, कोई बात नहीं, बट देयर शुड बी अ लॉजिकल रिलेशन इन दैट. तो पहला आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को
अलग अलग थीम्स, अलग अलग पॉइंट्स के साथ लिंक करना है, ठीक है। फिर आपको हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है। अब देखो, आपको क्या करना है पता है क्या, जब भी आपको ऐसे का टॉपिक मिलेगा इमिडिएटली ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं करना, पहले 5 मिनट आपको प्लानिंग करनी है, ज्यादा भी लंबी प्लानिंग नहीं, 5 मिनट्स, इट्स नॉट बी मोर देन दैट। तो उसमें आपका क्या होगा कि टॉपिक जो भी दिया है, व्हाट इज दैट टॉपिक, व्हाई दैट टॉपिक इज देयर, हाउ इट इज बीइंग इम्प्लाइड, ये पहले क्वेश्चंस अपने आप को पूछो। फिर आप अपने आप को पूछोगे कि अच्छा इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या थे, फिर उसका व्यू गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो प्लस लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है क्या, क्यों आया, कैसे फैलता है, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है, कोरोना वायरस की, ये नॉर्मल फ्लू से भी ज्यादा तहत फैल जाता है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सोल्यूशन क्या, गवर्नमेंट ने सोल्यूशन क्या दिया, लॉकडाउन। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए लॉकडाउन की वजह से, या फिर इतने सारे लोग थे हु आर नॉट सो क्या बोलते हैं एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर उसमें हम क्या करें। तो ये प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में आप बताओ। रिमेंबर जनरेटिंग द पॉइंट्स थ्रू दिस अप्रोच शुड बी यूज्ड फॉर ऑल द डायमेंशंस डिस्कस्ड अबव। कौन कौन से डायमेंशंस, तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारे डायमेंशंस के लिए व्हाट, व्हाई, हाउ एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन, व्हाट, व्हाई, हाउ, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ऐसे आप करोगे ना तो आपको पैराग्राफ्स बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। फिर आपको ज्यादा इमेजिन करना नहीं पड़ेगा, वही लिखने में आपको एक पैराग्राफ आराम से 150 वर्ड्स का बन जाएगा, व्हाइल कीपिंग द सॉल्यूशंस फॉर द कंक्लूसिव पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो एंडिंग वाला लाइन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि एक पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, स्टार्टिंग में उस पैराग्राफ का क्या आइडिया है वो बताएगा फर्स्ट लाइन, फिर बीच में पैराग्राफ की थियोरी, एंड में आप पैराग्राफ में कंक्लूजन दोगे कि उस पॉइंट प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आपके ऐसे का जो हर एक पैराग्राफ होगा, चाहे वो हिस्ट्री की बात कर रहा है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जो भी, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन ऑफ द पैराग्राफ शुड गिव यू द पॉइंट, किस चीज के बारे में उस पैराग्राफ में डिस्कस होने वाला है। बीच वाला पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, बीच वाला पार्ट ऑफ द पैराग्राफ विल गिव यू अबाउट व्हाट एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंड। लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ शुड गिव यू द सॉल्यूशन। जब आपके हर पैराग्राफ में एक एक स्टोरी कंप्लीट रहेगी तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कंप्लीट रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइनली नोट वाइल जनरेटिंग पॉइंट्स विद मेंशन्ड अप्रोचेस, आपको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाने, पैराग्राफ्स बनाने। मेक श्योर दैट अप्रोचेस शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर राइटिंग ऑफ एसे, दे आर हेल्पफुल ओनली फॉर कार्विंग आउट पॉइंट्स, ठीक है। तो आप जब भी ये अप्रोचेस लिखोगे ना, ये बस रफ में लिखनी है, आपको जो ऐसे सबमिट करोगे टीचर को दिखने नहीं चाहिए अप्रोचेस, ठीक है। सो ये बस आपको पॉइंट्स बनाने के लिए, ऑल पॉइंट्स शुड फ्यूज एंड सिंथेसाइज टुगेदर सीमलेसली, ऐसे लिखना नहीं चाहिए कि एक चीज को जबरदस्ती दूसरे के साथ लिंक किया है, एक ब्यूटीफुल फ्लो दिखना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, सो डू नॉट वरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन ऐसे पेपर। आगे देखते हैं, रिकैप करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताया था, इस सोशल मीडिया रियली फ्री, इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। सोशल मीडिया एक सेल्फिश माध्यम है, 2017 सेक्शन बी का ये 4th क्वेश्चन है। ईवीएम के ऊपर हमने बात किया था, इस सोशलिज्म लूजिंग इट्स लस्टर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात किया था। आज हम क्या करेंगे, पहले 3 टॉपिक्स के ऊपर कैसे प्रोसेस करेंगे, इसमें से कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे और कैसा इंडिविजुअल पैराग्राफ होने वाला है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको थियरी बताई वो हम प्रैक्टिकली अभी यूज करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज ओवरबर्डन एंड बर्निंग आउट, ये टॉपिक था लास्ट टाइम। इसके लिए मैंने देखो आपको एक पर्सनलाइज स्टोरी बताई थी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय हाउस हेल्प कि उन्हें कोविड सिम्टम्स फील हो रहे थे, उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए थी कोविड ट्रीटमेंट के लिए। उसी दिन मैंने हॉस्पिटल को कॉल किया और मुझे पता चला हॉस्पिटल के सारे बेड्स फुल है, बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी लाइन में है, और उन्होंने बताया होम क्वारंटाइन का ऑप्शन, और उन्हें ये भी बताया कि सारे डॉक्टर्स बहुत बिजी है, तो मेडिकल स्टाफ पेशेंट को मिलने के लिए कुछ दिनों बाद आएगा। तो इसी पहले मैंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की इंट्रोडक्शन से, ताकि जो एग्जामिनर है उसे लगे कि हाँ पर्सनल मार्क। फिर इसी स्टोरी को मैंने किसके साथ लिंक किया, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्लस इम्पैक्ट ऑन पुअर पीपल,
तो पब्लिक सिस्टम इन इंडिया इज एक्चुअली ओवरबर्डन। इसके लिए मैंने एक बस स्टोरी बता दी। कीवर्ड्स क्या है? कोविड सिम्टम्स तो बेसिकली कोरोना, हेल्प इन एडमिशन मतलब लेसर नंबर ऑफ बेड्स, लॉन्ग क्यू ऑन रजिस्ट्रेशन काउंटर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कम है उनको अटेंड करने के लिए, क्यू इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स केबिन मतलब लैक ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, होम क्वारंटीन मतलब हॉस्पिटल में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, लॉन्गर वेट फॉर कोविड टेस्ट इसका मतलब डायग्नोस्टिक करने की फैसिलिटीज भी नहीं है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बस 5-6 कीवर्ड्स में मैंने इनडायरेक्टली इतनी सारी चीजें बता दी, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या देखेंगे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, फिर उस स्टोरी के बाद आप लिखोगे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है, फिर आप बताओगे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है। ये आपका पार्ट 1 हो गया। फिर हम पूछेंगे क्या ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रियली ओवरबर्डन है, फिर हम इसके बारे में, अगर आपको लगता है हाँ तो हाँ, नहीं लगता तो नहीं, फिर आप लिखोगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ फैसिलिटीज में, फिर आप बोलोगे लेवल में प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। अगर आप फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हम अभी वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे इंडिया इन टर्म्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स, फर्स्ट यूएस है। कुछ दिनों में हम यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये ओवरबर्डन क्यों है? ज्यादा पॉपुलेशन है, कम रिसोर्सेस है, प्लस उसका वैक्सीन भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें, ऊपर में लोग लॉकडाउन मेजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें। तो ये पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 2 देखो मैंने कैसे दिया। हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, हम बेटर फंड्स प्रोवाइड करें, लोगों को एजुकेशन दे कि इस प्रॉब्लम, आप स्टीम लेते रहो, गर्म पानी पीते रहो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करे, बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट करे, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके पीछे एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या थे? हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, डॉक्टर्स क्यों कम है, लेस नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेस फंडिंग, मोर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम है। ये प्रॉब्लम कौन से लेवल पे सीरियस है? एज द लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। क्यों ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है? क्योंकि एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर इज लेस। क्या इसका इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट है। कंक्लूजन क्या है? तो आप बोल सकते हो मेडिकल प्रोफेशनल सेड आई कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ्स but I could not reduce the mortality rate. Reducing the mortality rate is not possible without government's willingness and effective coordination of media, executive and civil society. Now this red words with this questions ये आपको basically बताएंगे कि आप पैराग्राफ्स को किस तरह डिलीट करोगे। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। तो यू गॉट एन आइडिया कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे आप कैसे लिखोगे। लेट्स सी इन सोशल मीडिया रियली फ्री, इस ऐसे क्यों आप कैसे पॉइंट आउट करोगे। आप सबसे पहले बताओगे सोशल मीडिया होता क्या है, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की सोशल मीडिया बताओगे, फिर आप बताओगे सोशल मीडिया कैसे फेमस हुआ, फिर आप बोलोगे क्या सोशल मीडिया रियली इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लाइफ के लिए। क्या आजकल आप किसी को भी मिलते हो, अब 2 मिनट के लिए किसी को मिल जाते हो, आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो। ठीक है, सो हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल नाउअडेज? यू कनेक्ट मोर विद पीपल थ्रू सोशल मीडिया। इज सोशल मीडिया इम्पैक्टिंग द सोसाइटीज? हाँ, कुछ लोग बस अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड नहीं किया या उनके फोटो पे कम लाइक्स आ गए, या किसी ने, अगर आपने किसी को मैसेज भेज दिया डबल ब्लू टिक्स आ गए व्हाट्सएप पे पर उस इंसान ने रिप्लाई नहीं किया, यू गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो हाँ सोशल मीडिया हमें अफेक्ट कर रही है। इज सोशल मीडिया कंप्लीटली फ्री टू यूज और सम पार्ट ऑफ इट इज फ्री? वो भी हम पूछेंगे कि क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि सोशल मीडिया फ्री है कि नहीं, तो किसके लिए फ्री है और किसके लिए फ्री नहीं है, और अगर फ्री है तो क्यों फ्री है और क्या उसे फ्री रहना चाहिए। देखो कितने सारे क्वेश्चन है और भी है। तो अगर वो सोशल मीडिया फ्री है, अगर आप फेसबुक को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये पैसे कैसे कमा रहा है? फिर हम कैसे सुन रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग इतना अमीर हो गया? व्हाट आर द कॉमन बिजनेस मॉडल्स ऑफ सोशल मीडिया? कैसे लोग पैसे कमा सकते हैं? फ्यूचर क्या है सोशल मीडिया का, कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है कि नेगेटिव इंपैक्ट है? इज द कॉस्ट ओनली मॉनिटरी? क्या हम सिर्फ पैसे का लॉस सफर करेंगे या हम सोशल लॉस भी सफर करेंगे? हाउ कैन एन इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन better utilize the opportunities provided by social media and how the negative impact can be minimized? मतलब एंड में आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो।
तो देखो मैंने सोशल मीडिया के व्हाट इज सोशल मीडिया से लेके सोल्यूशन तक सारे प्रॉब्लम्स हमें कवर अप किए। तो अगर आपको इन पॉइंट्स के ऊपर मैं बस चाहती हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद एटलीस्ट इन की वर्ड्स के ऊपर आप एक एक दो लाइन लिख के एक खुद का रफ डेमो ऐसे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एक टॉपिक, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। अभी दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस है देखो। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा है क्या ये रियली फ्री है, दूसरे वाले ने फिक्स अपना ओपिनियन दे दिया कि सोशल मीडिया वाकई में बहुत ही सेल्फिश मीडियम है। तो सबसे पहले आप बोलोगे मीडिया क्या होता है सोशल मीडिया में, फिर आप बताओगे कहां कहां तक सोशल मीडिया फैला हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है, फिर आप देखोगे सोशल मीडिया कैसे डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट पॉपुलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट आर द थियरीज एंड एविडेंसेस दैट शो सोशल मीडिया इज सेल्फिश, कैसे हम बता सकते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स है दैट डिसअप्रूव्स दिस नोशन, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है तो कैसे हम बताएंगे, ठीक है। Which of these two positions look convincing and why? Can this seemingly negative development have some silver lining? ये भी, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। अभी आप कभी कभी देखते हो सोशल मीडिया कुछ जैसे पोस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस नॉट से बट स्टिल इफ यू टेक सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, सो द मोमेंट उनकी सुसाइड हुई थी, उनके जो पिक्चर्स थे ऑफ हिज बॉडी बेसिकली वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा वायरल हो गए, ठीक है। और लोगों ने उन फोटोज के लिए दे केप्ट ऑन वायरलिंग, क्योंकि जिसने भी वायरल किया होगा व्हाट हैपेंड, ही वुड हैव फेच्ड लॉट ऑफ मनी अबाउट इट। सो दिस इज एक्चुअली अ सेल्फिश थिंग, और दिस इज एक्चुअली वेरी व्हाट यू कैन से इनह्यूमन एक्ट टू डू, कि लोग ये नहीं सोच रहे कि व्हाट विल हैपन टू द फैमिली और द लव्ड वंस एंड ऑल सीइंग सच पिक्चर्स, बट पीपल डू दैट नाउअडेज। इस सोशल मीडिया इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम, इसका आप इंट्रोडक्शन कैसे लोगे? बेस्ट अप्रोच होता है स्टोरी के साथ। See, around 2 months back, I saw a disturbing video on Facebook. In this video, a young couple had met with an accident. The male was deeply injured, pleading for help. There were a lot of people there, but कोई help नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहे थे? एम्बुलेंस को भी बुला नहीं रहा था, वो उसके फोटो निकाल रहे थे। After some time, someone called the police. Next day, I read the news. A young teacher died in a road accident. The cause of death was excessive bleeding and delay in reaching to life care support. अनफॉर्चुनेटली ये भी इकलौता ऐसा एक्सीडेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स है जहां पे हमको लाइव मर्डर, जैसे मैं बात कर रही हूँ, देयर वाज दिस वीडियो जो 1.5 year बैक हैदराबाद का वायरल हुआ था कि देयर वाज दिस टू पीपल, दे वर फाइटिंग एंड फाइट में पीपल आर सीइंग, पीपल आर टेकिंग अ वीडियो, और फिर उस इंसान ने एक एक्स निकाला, ही टुक आउट अ एक्स एंड ही किल्ड द अदर पर्सन एंड दैट वीडियो वाज बीइंग वायरल, बट देन लेटर उसको निकाल दिया गया वीडियो को, बट स्टिल लाइव मर्डर वीडियो, दैट मर्डर कुड हैव बीन स्टॉप, क्योंकि वो तो भरी सड़क में रास्ते के बीच में हो रहा था, देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड, दे कुड हैव स्टॉप दैट अदर मैन, बट ये नहीं हो रहा। इससे अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दो। सोशल मीडिया एक्चुअली एक शोरूम बन रही है, ठीक है, जहां पे हॉट टॉपिक क्या, हॉट प्रोडक्ट्स क्या, वायरल क्या चीज हो सकती है, उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं rather than seeing कि इन चीजों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। The social media geeks are becoming more obsessed with self-imagery and self-relevance. These tendencies are depriving people from sense of self-awareness and human emotions. Obviously, लोग human emotions भूल रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन तरीके से सोशल मीडिया is actually making them more selfish. ठीक है, तो आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आप आगे जाओगे व्हाट डज इट मीन बाय मीडिया एंड सोशल मीडिया, फिर आप बताओगे 21वीं सदी में जब पहली बार नेटवर्किंग साइट्स आई थी तो एज अ रिवोल्यूशनरी टूल, पहले देखो, पहले के जमाने में ऑर्कुट होता था, फिर फेसबुक आया शायद, हाँ, फिर पहले लोग मैसेंजर पे बात करते थे, मतलब याहू वाले, अभी लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप, फिर पहले ब्लैकबेरी का बीबीएम मैसेंजर था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। नाउ पीपल हैव चेंज, अभी तो लोग बस बात भी नहीं करते, पिक्चर स्नैपचैट देख के वो लोग समझ जाते हैं। कितनी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है या कितने फेसबुक पे लाइक्स है, इससे पता चलता है कि अच्छा कौन इंसान कितनी अच्छी सोशल लाइफ जी रहा है। सो पीपल लव दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। Social networking sites provided them audience. In a very less time, these sites established themselves as alternative to print and electronic media of the time. ये था कि सोशल मीडिया भी बिगिन होने लग गया, कि लोगों को ये चीजें बहुत ही नई थी एंड दे स्टार्टेड गेटिंग एडिक्टेड टू इट।
तो ये रीच क्या है, व्हाट इज द रीच एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अब देखो कि लास्ट 14 या आप बोल दो 14 भी नहीं, हाँ 14 to 18 years फेसबुक यूजर बेस हैज इंक्रीज टू मोर देन 1 बिलियन। ये यूजर बेस काफी ज्यादा डाइवर्स है, एक्टिव है, वैरायटी है, अलग अलग एज के बच्चे, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया बढ़ रही है। और अभी तो विदाउट यू कैन नॉट थिंक कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा कोई भी इंसान जो फेसबुक पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, लिंक्डइन पे नहीं है। आइदर किसी एक चीज पे तो इंसान होता ही। फिर भी यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप मेंशन नहीं किया। व्हाट्सएप भी पहले सिर्फ मैसेजेस के लिए आता था, अभी आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस अपलोड करके देख सकते हो। सो ऑल्दो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स हैव एम्ब्रेस्ड इट वार्मली, बट सभी आप देखोगे बच्चों से लेके ओल्ड लोगों तक सभी सोशल मीडिया पे होते हैं। बट एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 29 इज अराउंड 50% ऑफ द बेस। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीच बता रही हूँ। ये यूथ पॉपुलेशन जो होती है ना, उनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। डिजिटल फ्रेंड्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कि यूएस में एक नॉर्मल टीनेजर दिन में 5 से 9 घंटे बस सोशल मीडिया पे ही होता है। दिस इज गिविंग देम लिटिल टाइम फॉर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस, जो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप आजू बाजू की दुनिया से कम इंटरेक्ट करोगे तो यू विल बिकम लेस सेल्फ अवेयर, लेस एम्पैथेटिक, आप दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। और एक चीज, लोगों को ना सोशल मीडिया पे अपना वेल्थ दिखाना बहुत होता है। अगर सपोज आप कहीं अच्छे से घूमने चले गए, वैकेशन पे चले गए, आप इमीडिएटली फोटो अपलोड कर देते हो सोशल मीडिया पे, और बाकी जो लोग जो नहीं जा रहे घूमने वो दुखी हो जाते हैं फोटोज देख के। सो एज अ रिजल्ट इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग पीपल दैट इज देयर। तो अभी इसको आप कैसे ही करोगे? तो देखो मैंने यहाँ पे दिया है सोशल मीडिया। पहले आप उसको इंट्रोडक्शन बताओगे एक स्टोरी के साथ, फिर उसके साथ आप सोशल मीडिया को कनेक्ट करोगे, फिर आप जाओगे जनरल एनालिसिस, उसके निगेटिव क्या इम्पैक्ट्स है, फिर आप बताओगे पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के एविडेंसेस, फिर आप बताओगे कंक्लूजन। आप क्या बोल सकते हो कि सोशल मीडिया एक नया फोर्स है। हर चीज की एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट होता है, जैसे एक कॉइन की तरह। एविडेंसेस है कि लोग सेल्फिश बन रहे हैं, बट ऐसे भी एविडेंसेस है कि लोग यूनिवर्सली कनेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट अभी मैं एक मैसेज से कहीं पे भी फॉरेन में बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो वी कैन से दैट स्टिल अभी तक क्राइसिस वाली सिचुएशन में सोशल मीडिया नहीं आ रहा, बट लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हाउ विल दे यूज इट इफेक्टिवली रादर देन क्या बोलते हैं यूजिंग इट विद नो लिमिट्स। हर चीज का यूसेज एक लिमिट के साथ अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको एक रफ ऐसे बता दिया, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। अभी प्रो टिप्स, यूज आर्ग्यूमेंट नॉट ओपिनियन। इसका मतलब क्या है देखो, ओपिनियन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो आप आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हो विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि कोरोना इंडिया में बहुत फैल चुका है, आप मुझे पूछोगे कितना, वो मुझे नहीं पता, बट बहुत फैल चुका है। So this is an opinion. I can't argue with on that. Children who have seen violence at home repeat it when they grow up. A friend of mine from school whose father was violent is now in prison for attacking someone else. ठीक है, ये क्यों? क्योंकि बच्चे ने ओपिनियन ये किया, उसको ये नहीं समझा कि why father was attacking. ठीक है, so this is insufficient information, वो नहीं बराबर है। आर्ग्यूमेंट क्या होती है? जहां पे आप एक जजमेंट पास करते हो सोचने के बाद, रिलेवेंट आइडियाज और एविडेंस के साथ। तो इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ प्रिजन पॉपुलेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट कि जितने लोगों ने अपने बचपन में घर पे या अपने सराउंडिंग में वायलेंस एक्सपीरियंस किया है ग्रोइंग स्टेजेस में, वो ज्यादा जेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, सेम पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जेल क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ एविडेंस के साथ, कि इंटरनेशनल स्टडीज के साथ। पहले वाली स्टोरी बस एक ओपिनियन थी कि एक बच्चा गया मतलब सारे जाएंगे, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव दैट पॉइंट। तो आप देख रहे हो, आपका ऐसे चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, विदाउट एविडेंस नहीं होना चाहिए। यू शुड यूज आर्ग्यूमेंट बट नॉट ओपिनियन। आगे देखते हैं, कैन वी अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी टू ऑल टाइप्स ऑफ एसेज? अभी देखो, ये डिपेंड करता है आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी के ऊपर और आपको कितना नॉलेज है उस चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी आपको 8 टॉपिक दे रहा है जिसमें कोई भी 2 आपको लिखने हैं। अगर आपको उन 2 टॉपिक्स में आपको पता है कि उसके ऊपर क्या क्या एविडेंसेस आपके पास है, क्या क्या स्टोरीज आपने पढ़ी है,
तो आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके ऐसे लिख सकते हो। बट इफ यू हैव हाफ नॉलेज अबाउट इट, तो अब ये आपका ऐसे ओपिनियन टाइप हो जाएगा जो आपको नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऐसे और कैसे उनको लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जैसे 2015 में था क्विक एंड स्टडी विंस द रेस, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, यूथ कल्चर टुडे। तो ये जो एसेज होते हैं ना, यहाँ पे आप आंसर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल क्विक एंड स्टडी विंस द रेस में आप ये नहीं बताओगे व्हाट इज क्विक, व्हाट इज स्टडी, फिर व्हाट इज रेस, फिर आप उसको रिलेट करोगे, वो चीजें नहीं होती। इसमें आप डायरेक्टली उस थॉट को लेके प्रोसीड करोगे, डिस्क्राइब करोगे। तो नॉट नेसेसरी आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो सारे एसेज के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज क्या होते हैं, तो सबसे ज्यादा यूपीएससी में पॉपुलर है इसके लिए, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि जो एस्पिरेंट है उसको पता होना चाहिए कि जो भी वो टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है उसके पीछे उसको नॉलेज है कि नहीं, उसके पास कुछ एविडेंस है कि नहीं। बिना किसी थियोरी, बिना किसी नॉलेज के उसको अपना पॉइंट या ओपिनियन नहीं रखना है सामने। सो एन आर्ग्यूमेंटिव एसे इज वन दैट अटेम्प्ट्स टू परसुएड द रीडर टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप उसको कन्विंस करोगे पढ़ने वाले को कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है, आप सुन लो। राइटर कैन बी सीरियस और फनी, बट ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द रीडर कि आपका जो पॉइंट है वो सही है। आपको आपके ऐसे के ऊपर एक स्टैंड लेना आना चाहिए। एग्जाम्पल, डाइटिंग मेक्स पीपल फैट। आपको ये बताना है कि हाँ लोग ज्यादा डाइटिंग करेंगे तो फैट कैसे हो जाएंगे। अगर आपको ये बताना है, कैसे बताओगे आप कि डाइटिंग करके आइदर दे अफेक्ट देयर अफेक्ट देयर बॉडीज फंक्शनिंग। ठीक है, वो बीमार पड़ जाएंगे, फिर उनको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा और फिर अननेसेसरी वो मोटे हो जाएंगे। तो उससे अच्छा अगर बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, दे विल हैव अ हेल्दी बॉडी। censorship is sometimes justified, otherwise if there is no censorship anything can be projected in the session. cooperative federalism सच्ची बात है कि मतलब मिथ है कि रियलिटी है, तो ये भी आपको प्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी इज वेरी हेल्पफुल। आप पहले क्वेश्चन पूछो, आप उसी का आंसर दे दो। क्रिटिकल ऐसे क्या होता है, क्रिटिकल ऐसे ऐसे होता है कि बेसिकली आपको एनालाइज करना है कि इस टॉपिक में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, एंड मेथड्स ऑफ समवन एल्स वर्क। आपको क्रिटिक बनना है। ठीक है, आपको दूसरे को ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, यू विल रीड द टॉपिक अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू फाइंड दैट critically examine is a hidden assumption in that topic, then you are obviously going to write a critical essay. For example, यहाँ पे दिया देखो, urbanization is a blessing in disguise. तो यहाँ पे आपको बोल रहे कि क्या ये सच है, क्रिटिकली एग्जामिन करो। या अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो यस ये क्रिटिकल ऐसे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी क्रिटिकल ऐसे। डज न्यूक्लियर डिटरेंस वर्क, तो इसमें भी आपका ओपिनियन पूछ रहे कि आपको लग रहा है हाँ या ना कि इसमें कुछ होगा, स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस होगा, क्या क्या मेथड होगा। तो ये एसेज होते हैं क्रिटिकल एसेज। तो क्रिटिकल एसेज को आप कैसे पढ़ोगे, आइदर आप जब आपको किसी ने बोला गया होगा कि एनालाइज करो, तो आप बताओगे कि इन एसेज में क्या फायदा है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। एनालाइज द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। जब भी आपको कोई क्रिटिकल ऐसे दिया होगा, आप इन चार चीजों को पहले ढूंढोगे। देयर आर 4 मेन सब कोऑर्डिनेट कैटेगरीज फॉर दिस एसेज। पहला प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप, दूसरा कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिवाइडिंग सच एसेज इन मल्टीपल क्वेश्चंस इज मोस्ट इफेक्टिव। अराइव एट अ कंक्लूजन बाय यूजिंग एम्पिरिकल एविडेंसेस। आपको लग रहा है कि कैसे करेंगे मैम, ये थियोरी बहुत बोरिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, एग्जाम्पल देखते हैं। डज न्यूक्लियर डिटरेंस वर्क, ये क्वेश्चन है, तो आप पहले एविडेंस दे दो कि न्यूक्लियर डिटरेंस काम कर रहा है। कुबान मिसाइल क्राइसिस, इंडिया पाकिस्तान केस, यूएस नॉर्थ कोरिया एंगल, पीस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, लॉक और डिटरेंस, इसके ऊपर आपने बता दिया। फिर आप एविडेंस दे दो इसके अपोजिट, कारगिल वॉर, मोर अनकन्वेंशनल वॉर्स, बैलेंस ऑफ पावर टू बैलेंस ऑफ टेरर। तो पहले आपने एविडेंस दे दिया कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, फिर आपने एविडेंस दे दिया कि नहीं भाई ये नहीं काम कर रहा, फिर आप थ्रेट्स बता दो कि इस चीज की वजह से क्या हो सकता है। देयर कैन बी अ डेंजर ऑफ एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर और लास्ट रिसोर्ट स्ट्रेटेजी। बट एक चीज है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से नॉर्मल वॉर्स होने में लेस चांसेस है। ठीक है, सो एक्चुअली न्यूक्लियर डिटरेंस वर्क्स।
और नॉट, ये आप अपना पर्सनल ओपिनियन में लिख सकते हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, थोड़ा चाइल्डिश होगा। अभी आप मुझे बताओ, सपोज बचपन में दो बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, दे डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू फाइट, वो बस मुंह बोली या हाथ से लड़ रहे हैं, आप इतना टेंशन नहीं लोगे। पर अगर वही दो बच्चे बड़े हो गए, दोनों के हाथ में गन्स है एंड नाउ दे आर फाइटिंग, ना डू यू थिंक दे विल गो एंड फाइट विद द सेम इंटेंसिटी जितना बचपन में उन्होंने फाइट किया था? नो, क्योंकि इस बार दोनों सोचेंगे कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई फाइट में, आइदर ही विल शूट और आई विल शूट, देयर हैज टू बी वन डेथ। तो बचपन की फाइट अलग थी, बड़े हो की फाइट की लेवल डेंजरस चेंज हो गई। सिमिलरली जब किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, तब जो कन्वेंशनल वॉर्स होते थे वो नॉर्मल होते थे, ठीक है। पर अभी न्यूक्लियर वेपन की वजह से देयर आर चांसेस कि अगर वॉर हो गया, भले ही किसी भी एक कंट्री ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब स्टार्ट कर दिया, दोनों कंट्री खराब हो जाएंगी, दोनों कंट्री विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लिए न्यूक्लियर डिटरेंस काम करता है कि नहीं करता, तो ये इसका आप ओपिनियन लिख सकते हो। इवैल्यूएटिव केसेस, हमने डिस्क्रिप्टिव देख लिए, हमने क्रिटिकल देख लिया, अभी इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव मतलब क्या होता है, आपको ना बताना है, इवैल्यूएट करना है, आपको यहाँ पे मिडिल पोजीशन लेनी है। आपको ये भी नहीं बताना कि हाँ ये पूरा पूरा का सही है ऐसे, ना कि आपको ये भी बोलना कि नहीं भाई इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कैसे? जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन दिया गया, डू यू थिंक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कैन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी? तो आप अगर बोलोगे हाँ कर सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन गवर्नमेंट को काम करने नहीं देगा। फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्ट्रेंथन नहीं करेगा डेमोक्रेसी को, तो इसका मतलब ऐसे कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगा, उसको कोई ऑपोजिशन में नहीं है, तो वो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया? अगर हम बोलेंगे पूरा का पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोग क्या करेंगे, उसको हेट स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वायलेंस की तरफ जाएगा, तो नो, देयर हैज टू बी सम रेस्ट्रिक्शन। अगर हम बोले कि पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, तो अगर किसी लोगों पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे बैलेंस होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसे कुछ एसेस मिले, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे टाइप के अगर आपको एसेस मिले, ध्यान से सुनना, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक, मतलब जब आपकी राय पूछ रहे हैं, आपको हमेशा मिडिल पर्सन की पोजीशन लेनी है, आपको ना बोलना है एकदम पूरा का पूरा सही है, ना बोलना है पूरा का पूरा गलत है, इस पॉइंट को याद रखो। अभी आज के क्लास के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट द एसे विच वी डिस्कस टुडे। तो सोशल मीडिया रियली फ्री है, सोशल मीडिया सेल्फिश ये है, या फिर न्यूक्लियर वर्क डिटरेंस, तीन एसेस को डिस्कस करो। कैटेगराइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सच कैटेगरीज, अभी जो 2013 से 19 तक के क्वेश्चंस है उसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे? आप बेसिकली बताओगे वो क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, इवैल्यूएटिव है या डिस्क्रिप्टिव है, इन चार कैटेगरीज में उसको डाल दो। Then read the chapter 7 of Economic Survey Volume 1 named Gender and Sun Meta Preference. Is development itself an antidote? इस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि अगले हफ्ते जेंडर के ऊपर टॉपिक आएगा। और रीड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, डेवलपमेंट एंड जेंडर आउटकम, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। टॉपिक्स को पहले ही पढ़ लो ताकि अगली क्लास के लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। सो बिफोर आई एंड दिस क्लास में ये कहना चाहूंगी कि राइट स्ट्रैटेजी एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिपोजिटरी ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज। वो ज्यादा डेंजरस होता है अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज, उससे अच्छा हम अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्लीज करना, and do like and share Study and Crack. Thank you so much. God bless you.